एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ग्रीन स्किल्स, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। क्लास 12th में आपने कोई भी स्किल सब्जेक्ट लिया है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स तो आना ही आना है 10 मार्क्स का, और जो ग्रीन स्किल्स का चैप्टर है वो 2 मार्क्स का आना ही आना है। तो आप बोलेंगे कि मैम 2 मार्क्स से क्या होता है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट बनता है तो एक एक नंबर काउंट करता है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रीन स्किल्स का चैप्टर। आपके पास पीडीएफ होनी जरूरी है, या तो आप किसी अपने फ्रेंड के मोबाइल फोन में पीडीएफ खोलो या फैमिली मेंबर के, या फिर आपके पास पीडीएफ का प्रिंट आउट हो या फिजिकल बुक आपके पास हो। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको अपने पास रखें और साथ के साथ देखते जाएं जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर को ग्रीन स्किल्स बोलते क्यों हैं। ग्रीन स्किल्स, जो ग्रीन जो रंग है जो मैंने आज पहना हुआ है, इस ग्रीन रंग का डायरेक्ट मतलब पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो ग्रीन स्किल इस चैप्टर का नाम ही इसलिए रखा है ताकि हम अपने इस जनरेशन को, जो आप लोग हैं, यंग जनरेशन है, उनको हम टीच कर सके, सिखा सके कि पर्यावरण का ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखें जब हम बिजनेस करें, या जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, या जब हम किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियसनेस होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ग्रीन स्किल्स नाम का चैप्टर आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में है। अब आज के जमाने में, आने वाले जमाने में ऐसे लोगों की वैल्यू होगी जो पर्यावरण को भी साथ में लेके चले। अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है हम उसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जिसमें काफी बड़ा सा पैराग्राफ है। इस इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें आपको मेन ये देखना है कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आप पर्यावरण को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द लेफ्ट ओवर वाटर इन अ बॉटल्स फॉर वाटरिंग प्लांट्स, जो बचा कुचा पानी है उसको हम वाटरिंग प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करें। प्लास्टिक बैग्स की जगह क्लॉथ बैग्स इस्तेमाल करें, कपड़े के बैग्स इस्तेमाल करें। और यहाँ लिखा हुआ है बाय इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर, नॉन टॉक्सिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग। तो यहाँ पर जो ये इतना बड़ा सा जो पैराग्राफ है उसमें बोला गया है कि भाई नॉन टॉक्सिक चीजें इस्तेमाल करो। नॉन टॉक्सिक मतलब, टॉक्सिक मतलब जहरीला, नॉन टॉक्सिक मतलब जो जहरीला नहीं है, और नेचुरल मतलब जो नेचुरल है, जो मतलब प्रकृति से इंस्पायर्ड है, जिसमें ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं जो नॉन टॉक्सिक हैं और जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये बताया गया। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखो अपनी बुक में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स with sustainably sourced ingredients and natural oils that are biodegradable and available in eco-friendly packaging are conducive for the environment। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बायोडिग्रेडेबल हों। अब क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है। बायो मतलब अर्थ से रिलेटेड, और डिग्रेडेबल मतलब जो उस अर्थ में, हमारी अर्थ में मिल जाए, जो डिग्रेड हो जाए, जो डिकम्पोज हो जाए, जो ब्रेक डाउन हो जाए। तो ऐसी चीजें जो नेचर में वापस ब्रेक डाउन की जा सकती हैं, उस तरह के हमें प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है क्लीनिंग के लिए। साथ ही यहाँ पे ये लिखा है कि लोग भी प्रेफर करते हैं, और लोग इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है ना वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग में है। इको फ्रेंडली मतलब जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। जैसे आप किसी स्टोर में जाते हो कोई कपड़ा खरीदने, तो आपको जो पॉली बैग मिल रहा है, अगर वो पॉलीथिन का बैग मिल रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट रिकमेंडेड। पीपल ऑलवेज रिकमेंड व्हाट, कपड़े वाले बैग्स लाइक क्लॉथ बैग्स और मे बी पेपर बैग्स हमारे लिए अच्छा होगा। यूजिंग प्लांट्स इनसाइड होम एंड अदर प्लेसेस फॉर एयर प्यूरिफिकेशन, घर के अंदर हमें कुछ ऐसे प्लांट्स जो है उगाने चाहिए जिससे कि एयर प्यूरिफिकेशन हो जाए। तो यहाँ पर 2 प्लांट के नाम दिए हुए हैं, सिर्फ 2 ही प्लांट अभी तो याद करो। पहला है अरिका पाम, दूसरा है रबर। इन दोनों प्लांट्स के नाम आपको याद रखने हैं, अरिका पाम एंड रबर, क्योंकि ये एयर मतलब हवा से हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है। नाउ सेशन 1 यहाँ पे लिखा है ग्रीन जॉब्स। अब ग्रीन जॉब्स क्या होता है? ग्रीन जॉब्स मतलब ऐसी नौकरियां जो पर्यावरण से रिलेटेड हो। तो ये इस तरह की जो जॉब्स होती है ना, वो इन्वायरमेंट को भी हेल्प करती है और इन्वायरमेंट को रिस्टोर करती है, मतलब वापस से रिप्लेनिश करती है, उसे रीन्यू करती है। ग्रीन जॉब्स कुड बी इन एनी सेक्टर और इंडस्ट्री। ग्रीन जॉब्स किसी भी सेक्टर में हो सकती है, किसी भी इंडस्ट्री में हो सकती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, नए सेक्टर जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। अब यहाँ पे आती है डेफिनेशन ग्रीन जॉब की। अगर पेपर में आया हाउ डू यू डिफाइन ग्रीन जॉब, और मे बी जस्ट डिफाइन ग्रीन जॉब, देन द आंसर इज अ ग्रीन जॉब इज डिफाइंड एज वन दैट हेल्प्स ब्रिंग अबाउट एंड मेंटेन ट्रांजिशन टू एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मतलब ग्रीन जॉब ऐसी नौकरी होती है जिससे कि हम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल फॉर्म्स
ऑफ प्रोडक्शन भी करें और कंजम्पशन भी करें। प्रोडक्शन मतलब हम चीजें भी ऐसी प्रोड्यूस करें जो एनवायरमेंट कंड्यूसिव हो, और हम कंज्यूम भी ऐसी चीजें करें जो एनवायरमेंट कंड्यूसिव हो, मतलब जो पर्यावरण के हित में हो। क्लियर है? तो ये ग्रीन जॉब के क्या है डेफिनेशन। इट कट्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, एनर्जी, मटेरियल, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। ये सब क्या है? उदाहरण है। जैसे कि आपका हो गया मटेरियल, हो गया वाटर कंजर्वेशन मतलब पानी की बचत करना, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो भी वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, घर का वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, वेट वेस्ट है, उसे कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ पे देखो यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम क्या कहता है? ग्रीन जॉब्स और ग्रीन कॉलर जॉब्स। अब ये क्वेश्चन आएगा, ग्रीन कॉलर जॉब क्या होता है? ग्रीन कॉलर जॉब या ग्रीन जॉब वो होती हैं जो एग्रीकल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी से रिलेटेड हो, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं इन्वायरमेंट की क्वालिटी को, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व करने में, मतलब बचाने में, या फिर रिस्टोर करने में, मतलब उसको दोबारा से नया करने में। अब यहां पर एक और डेफिनेशन आती है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी मतलब पर्यावरण की क्वालिटी। इन्वायरमेंटल क्वालिटी इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज and characteristics of the environment, either generalized or local, as they impinge on human beings and other organisms। मतलब environmental quality जो है वो क्या है? set of properties है, और वो characteristics है environment के, हमारे पर्यावरण के। general भी हो सकते हैं, local भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ह्यूमन बींग्स उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे हमारी इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की क्वालिटी जो है डिफाइन होती है। अब यहां पर एक और डेफिनेशन आती है, ग्रीन कॉलर वर्कर क्या होता है? ग्रीन कॉलर वर्कर कौन होता है? ग्रीन कॉलर वर्कर इज द वन हु इज एम्प्लॉयड इन द इन्वायरमेंटल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ग्रीन कॉलर वर्कर वो वर्कर होता है जो इकोनॉमी के इन्वायरमेंटल सेक्टर में उसको नौकरी मिलती है। किसमें लगती है? इन्वायरमेंटल सेक्टर में लगती है। ठीक है, ग्रीन कॉलर वर्कर के यहां पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आ सकता है। ग्रीन कॉलर वर्कर के एग्जाम्पल देखो, ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट, रिसाइकलिंग मैनेजर, इन्वायरमेंटल बायोलॉजिकल सिस्टम इंजीनियर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, ऑर्गेनिक फार्मर, इन्वायरमेंटल लॉयर्स एंड बिजनेस पर्सनल। पर्सनल नहीं बोला, पर्सनल मतलब बिजनेस में काम करने वाले लोग, डीलिंग विद ग्रीन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। क्लियर है? अब आगे देखो, ग्रीन वर्कर्स। ग्रीन वर्कर कौन होते हैं? ग्रीन वर्कर होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिशियन जो सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, प्लम्बर जो कि सोलर वाटर हीटर को इंस्टॉल करता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कि एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं। ग्रीन बिल्डिंग मतलब ऐसी बिल्डिंग जिसमें आप ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन मिनिमाइज कर रहे हो, जिसमें आप कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। तो ये सब काम किस में आ गया? आपके ग्रीन वर्कर्स के काम में आ गए। ठीक है, सब कुछ देखो एनवायरमेंट से रिलेटेड ही है। एंटरप्राइज लेवल पे ग्रीन जॉब्स कैन प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज दैट बेनिफिट द एनवायरमेंट। मतलब जो एंटरप्राइज लेवल मतलब कंपनी के स्तर पर, जब हम बिजनेस लेवल पे जब हम वर्क करते हैं, तो ग्रीन जॉब्स क्या करती है? ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बेनिफिट करती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल दे दो। तो अगर आया कि नॉन फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल, तो इसका आंसर है सोलर, हाइड्रो एंड विंड। 3 आंसर है, सोलर, हाइड्रो एंड विंड। ये लिख के आना। यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ, ये अगला जो पैराग्राफ है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक है जो कहती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जो MSDE है, उन्होंने एक स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स सेटअप किया है। मतलब एक ऐसा स्पेसिफिक काउंसिल बनाया है जो सिर्फ ग्रीन जॉब्स से रिलेटेड चीजों को हैंडल करेगा। क्लियर हो गया? अब ये स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स है क्या? इट इज वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ पीपल इन द डोमेन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर क्वेश्चन आ गया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये जो स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स बनाया है, इसका काम क्या है? सो द वर्क इज दैट इट विल डेवलप द कॉम्पिटेंसी। मतलब कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मतलब एक स्किल सिखाना और या सीखना, और वो किसी एक स्टैंडर्ड तक सीखना। सिर्फ स्किल सीखना ही नहीं, क्योंकि सिर्फ स्किल सीखा तो उसे स्किल ही बोलेंगे। बट कॉम्पिटेंसी मतलब अगर कोई स्किल एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को मीट करता है, इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो ये आ सकता है। अब आगे देखो, ग्रीन जॉब्स दैट एग्जिस्ट ओवर एन एरे ऑफ ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल्स मोस्टली बिल्ड ऑन ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस। पैराग्राफ में देखो, मेक इन इंडिया कैंपेन
मेक इन इंडिया कैंपेन, मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाइए। मेक इन इंडिया इज डिजाइन, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेट मतलब इन्वेस्टमेंट ताकि ज्यादा से ज्यादा हो भारत के अंदर, ensuring faster innovation, faster मतलब जल्दी जल्दी इनोवेशन हो, enhance skill development, skill development मतलब कौशल का विकास हो, protect the intellectual property, intellectual property मतलब कोई पेटेंट फाइल हुआ है, कोई ट्रेडमार्क हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करें, and build best in class manufacturing structures, और हम देश भर में बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर्स को एस्टैब्लिश करें। तो ये सारे फंक्शंस किस में आ गए, मेक इन इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर लेफ्ट में एक येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, इसको पढ़ के भी जाओगे आप। इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली मेट्रो। तो यहाँ पे बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो ने क्या किया, 90,000 वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट्स जो है वो गार्नर किए हैं, जिससे कि वो एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो ये पूरी दिल्ली में दिल्ली मेट्रो चल रही है, इसमें इससे क्या हुआ है कि इन्होंने इस तरीके का सिस्टम किया है कि इनके जो कार्बन क्रेडिट्स हैं वो मेंटेन रहे हैं और इन्होंने जो है एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। पक्का आ सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में। प्लीज टेल अस द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। आंसर क्या है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, मतलब ग्रीन जॉब जो है एनर्जी एफिशिएंसी और रॉ मटेरियल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सेकेंड, ग्रीन जॉब जो है रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मतलब कहीं से भी ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है, अगर आपको उसे रिड्यूस करना है तो भाई वहां पर आप ग्रीन जॉब्स को इंप्लीमेंट कर दीजिए। ग्रीन जॉब्स का तीसरा बेनिफिट है कंट्रोल वेस्ट एंड पॉल्यूशन, वेस्ट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होता है और रिस्टोर होता है, और अडेप्टेशन को सपोर्ट करता है टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद करके जाने हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। अब नीचे आ जाओ, ग्रीन जॉब्स इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में मतलब कृषि, उसमें ग्रीन जॉब्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया ऑर्गेनिक गार्डन, ऑर्गेनिक सबसे पहला एग्जाम्पल दिया ऑर्गेनिक गार्डनिंग एंड फार्मिंग, मतलब खेती बट ऑर्गेनिक तरीके से, और इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। इट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड क्रॉप्स इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे, मतलब जब हम प्लांट्स को, पौधों को और क्रॉप्स को उगाना चाहते हैं बट एक पर्यावरण को सपोर्ट करते हुए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक गार्डनिंग एंड फार्मिंग। नाउ इट प्रिवेंट्स टॉक्सिक रन ऑफ एज नो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। जब हम खेती करते हैं, जब हम फार्मिंग करते हैं तो टॉक्सिक रन ऑफ, आप किसी फार्मर से पूछो, जो मिट्टी होती है ना जिसके ऊपर प्लांट्स को उगाया जाता है, वो धीरे धीरे जो है लूज होती जाती है। तो अगर ज्यादा मिट्टी लूज हो गई तो वो पौधे को कैसे बांध के रखेगी, तो इसे हम बोलते हैं टॉक्सिक रन ऑफ। रन ऑफ मतलब मिट्टी का धंसते जाना, मिट्टी का इधर उधर हो जाना, और टॉक्सिक मतलब जहरीला, और जहर कहाँ से आ रहा है, पेस्टिसाइड से। लेकिन अब जब आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हो तो आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते हो। इट प्रिवेंट्स वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन मतलब सॉइल गंदी जब हो जाती है, जब वो मिट्टी जो है वो डर्टी हो जाती है। By using organic methods of gardening, one can prevent death of insects, birds, critters and other beneficial soil organisms. यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया। Can you give me an example of beneficial soil organisms? Yeah, can you give me example of beneficial soil organisms? Answer is insects, birds, critters and other. Organic fruits and vegetables are free from chemical residues. Obviously, जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स हमें मिलते हैं एप्स पे, आजकल अलग अलग ऐप में मिलते हैं, और वेजिटेबल्स मिलते हैं ऑर्गेनिक, उसके अंदर कोई भी केमिकल का रेजिड्यू नहीं होता। रेजिड्यू मतलब जो बचा हुआ चीज है, शेष, तो कोई भी केमिकल शेष उसके अंदर नहीं होता, ना उसके अंदर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत शानदार होते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स की बात की गई है। यहाँ पे बोला गया है कि एग्रीकल्चर में रिस्क को रिड्यूस करने के लिए फार्मर्स कोऑपरेटिव्स मोस्ट इफेक्टिव है। अब क्वेश्चन आएगा, फार्मर कोऑपरेटिव कौन है, FIG क्या है और FPO क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, प्रोसेस इन्वॉल्व्स मोबिलाइजिंग फार्मर्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 15-20 एट द विलेज लेवल एंड बिल्डिंग देयर एसोसिएशंस टू एन अप्रोप्रिएट फेडरेटिंग पॉइंट, दैट इज FPO। मतलब 15 से 20 किसानों का आप उनको मोबिलाइज करो, मतलब उनकी मूवमेंट कराओ, मूवमेंट मतलब उनको एक जगह एकत्रित करो, 15 से 20 मेंबर्स को विलेज लेवल पर, और उनकी एसोसिएशन बनाओ, ठीक है, एक फेडरेटिंग पॉइंट को लेकर के। उस फेडरेटिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO।
और जो ये आप काम कर रहे हो मोबिलाइज करने का, इसे आप क्या बोलते हो, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स मोबिलाइज हो रहे हैं, जो किसानों के ग्रुप मोबिलाइज हो रहे हैं, इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स और FIG। तो ये 2-3 जो छोटे छोटे एब्रीविएशंस दिए हुए, FIG, FPO, इसकी फुल फॉर्म आपको पता है। FIG मतलब फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप और FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ग्रीन जॉब्स होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में होती है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में होती है, फार्म मैकेनाइजेशन में होती है और एग्रीकल्चर टूरिज्म में होती है। आप बोलेंगे मैडम ये क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आपको समझ में आ गया ना, बिना पेस्टिसाइड के। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब, इंटीग्रेट मतलब उसमें 2-4 चीजें आप और करोगे। पेस्ट मतलब कीटनाशक, घर में भी कोई रोडेंट्स वगैरह रैट रूट आ जाते हैं तो क्या करते हो आप, डालते हो ना दवाई, पेस्ट मैनेजमेंट करते हो। या फिर फार्म मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन मतलब खेती बाड़ी और अच्छे से इंप्रूव्ड तरीके से हो, उसके लिए आप मशीन्स जो है एडवांस्ड मशीन्स का इस्तेमाल करोगे। साथ ही एग्रीकल्चर टूरिज्म, यानी कि आप टूरिज्म को तो सपोर्ट करना ही चाहते हो, लेकिन टूरिज्म में आप लोगों को एग्रीकल्चर से वाकिफ कराना चाहते हो, एग्रीकल्चर से एक्सपोज कराना चाहते हो कि भाई हमारे देश में एग्रीकल्चर कैसा होता है। तो इस चीज के लिए सरकार ने KVK स्थापित किया है। अब क्वेश्चन, व्हाट इज KVK? कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि मतलब फार्मर, विज्ञान मतलब साइंस, केंद्र मतलब सेंटर। अब ये जो KVK होते हैं ना, ये सरकार ने सेटअप किए। इन KVK में कौन कौन सी सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं? पहला, टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन मतलब टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट करना, हर एक फार्मर के हाथ में उस टेक्नोलॉजी को लेकर आना कि भाई तुम टेक की मदद से अपने क्रॉप्स के बारे में जानो, अपने पेस्टिसाइड के बारे में जानो, अपनी सीड्स के बारे में जानो, क्वालिटी के बारे में जानो। तो वो सब टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन का काम होता है। ट्रेनिंग अवेयरनेस होती है, स्टोरेज एंड रीयूज ऑफ एग्रो वेस्ट होता है। 3-4 पॉइंट याद रखने KVK के और काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाओ नेक्स्ट, ग्रीन जॉब्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में मतलब व्हीकल्स एंड ऑल, ऑटोमोबाइल्स में ग्रीन जॉब्स कहाँ आती है? यहाँ पे CNG की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। CNG मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ पे बोला गया, सरकार ने एक नई बायोफ्यूल पॉलिसी अनाउंस करी थी 2018 में, जिसमें बोला था कि ज्यादा से ज्यादा बायोमास इस्तेमाल करो। और बायोमास इसीलिए इस्तेमाल करो ताकि एथेनॉल जो है वो ज्यादा अवेलेबल हो जाए थ्रू शुगर बेस्ड फीडस्टॉक एंड स्टार्च। एंड डेवलप करना है उस पॉलिसी के अंदर एथेनॉल टेक्नोलॉजीज एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फॉर ब्लेंडिंग। तो 2-3 बातें यहाँ पे कही गई है। सबसे पहली बात कौन सी कही गई है कि बायोमास को ज्यादा यूज करो। दूसरी बात क्या कही गई है कि एथेनॉल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लो। और तीसरी बात क्या कही गई है कि बायोडीजल के प्रोडक्शन को बढ़ा दो। ठीक है। बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिक मटीरियल इंक्लूडिंग बायो CNG, बायोमेथेनॉल कैन जेनरेट ग्रीन जॉब्स। मतलब ऐसे बायोफ्यूल्स जैसे कि बायो CNG, बायोमेथेनॉल, इनसे भी ग्रीन जॉब जेनरेट हो सकती है। अब नेक्स्ट देखिए EESL। EESL का मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। MSD के अंदर क्या आता है? स्किल काउंसिल। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर क्या आता है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, EESL, which aims towards offering a comprehensive solution to facilitate the adoption of disruptive technology in India। मतलब ये जो EESL है ये कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, किसको? अडॉप्शन ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडिया, आके बिल्कुल सिस्टम को चेंज कर दे। EESL क्या करता है? EESL ने मार्केट क्रिएट की है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जिसे आप स्टूडेंट लोग कहते हैं EV। मार्केट क्रिएट किया किसने किया है? EESL ने किया है। A technology poised to boost e-mobility in the country। E-mobility मतलब बिजली से चलने वाली mobility। These encompass road, rail, sea and air-based vehicles। मतलब हवा से चलने वाले रोड, रेल, सी सब तरह के व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक ड्राइव को इस्तेमाल करते हो। ठीक है। अब यहां पर आएगा क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी जो होता है हाइब्रिडाइज की जाती है विथ फॉसिल फ्यूल इंजन, जैसे कि PHEV, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब ऐसी गाड़ियां जिसमें फॉसिल फ्यूल भी इस्तेमाल होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल होगी, उसे आप बोलोगे PHEV, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। PHEV याद रखना, EESL, PHEV, FIG, FPO, कोई नहीं भूलेगा। Emergence of electric drives as an alternate to internal combustion has opened opportunities for new entrants in the automotive market। Automotive मतलब जो गाड़ियों की मार्केट है, जो कार की मार्केट है, जो बाइक की मार्केट है, ऑटोमोबाइल्स की। स्किल ट्रेनिंग होती है एंटरप्रेन्योर्स की, और ई रिक्शास को भी मेंटेन किया जा रहा है ताकि ग्रीन जॉब्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो। क्लियर है?
अब आ जाओ ग्रीन जॉब्स इन वाटर कंजर्वेशन। पानी की कंजर्वेशन में ग्रीन जॉब्स कौन सी होती है? सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, रूफ टॉप मतलब छत पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? Rooftop rainwater harvesting refers to the process where rainwater is collected in tanks to be used later. जहां पे बारिश का पानी टैंक में इकट्ठा किया जाता है ताकि उसको आप बाद में इस्तेमाल कर सको। इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन ऑल हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, मतलब इस टेक्निक को, इस टैंक को जो है आप घरों में, बिल्डिंग्स में, हर जगह इंस्टॉल कर सकते हो। साइकिल रन वाटर पंप्स आर बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रन पंप। जो बिजली से चलने वाले पंप है उसकी जगह आप साइकिल रन पंप्स का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर ग्रीन जॉब्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, पानी की क्वालिटी को टेस्ट करने वाले व्यक्ति, वो कौन सी जॉब कर रहे हैं? ग्रीन जॉब। वाटर कंजर्वेशन में जो काम कर रहे हैं, ग्रीन जॉब। वाटर मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं, ग्रीन जॉब अगेन। यूजिंग बैम्बू चैनल्स फॉर ड्रिप इरिगेशन इज एन इको फ्रेंडली वे टू इरिगेट द लैंड। व्हाट इज इरिगेशन? जमीन में जब कुछ उगाओगे क्रॉप्स तो पानी तो दोगे ना, वो पानी देने का जो सिस्टम होता है उसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन जब हमें करना है, और ड्रिप मतलब ड्रिप करते करते बूंद बूंद से जब हम इरिगेशन कर रहे हैं, तो उसमें जब हम बैम्बू चैनल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको वो हमने बोल दिया इको फ्रेंडली तरीका। ये चीपर टू बिल्ड है, मतलब सस्ता है, इसमें पैसा कम लगेगा। एंड आफ्टर 2 to 3 years व्हेन द बैम्बू रॉट्स, जब 2-3 साल बाद बैम्बू सड़ जाता है, इट कैन बी एडेड टू द सॉइल एज मैन्योर। वही बैम्बू मिट्टी में मिल करके मैन्योर भी बन सकता है। ठीक है, तो बता दिया ना इसमें किस तरीके से आप एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर सकते हो। अब आ जाओ ग्रीन जॉब्स इन सोलर एंड विंड एनर्जी। इसमें बताया गया है कि सोलर मतलब सूर्य की रोशनी एंड विंड पावर प्लांट प्रोवाइड करते हैं क्लीन एनर्जी, साफ एनर्जी। सोलर फोटोवोल्टेक इंस्टॉलर जो होता है वो इंस्टॉल करता है और मेंटेन करता है सोलर पैनल्स। क्या मेंटेन करता है? सोलर पैनल्स घरों में, बिजनेसेस और लैंड। A solar lighting technician assemble, test and repair solar photovoltaic home lighting system and street lights. स्ट्रीट लाइट क्या होती है? जो सड़क में जो लाइटें लगी होती है, स्ट्रीट लाइट। यहाँ पर ग्रीन जॉब का एग्जांपल आएगा कि हमें आप एग्जांपल दीजिए जी सोलर एंड विंड एनर्जी का। तो एग्जांपल क्या लिख के आओगे बच्चों? रूफर, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन एंड फील्ड टेक्नीशियन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या होता है? जिसमें आप रिसोर्सेज को कंजर्व करना सिखा रहे हो। ठीक है, तो ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म कौन सी है? इको टूर गाइड्स और इको टूरिज्म ऑपरेटर्स, दो ही यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं। फिर आ जाओ ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है? IGBC। ये छोटे से येलो कलर के बॉक्स में बना हुआ है, राइट हैंड साइड पे बुक में साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC। दिस इज द पार्ट ऑफ CII विच इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये फाउंड हुआ है 2001 में। IGBC कौन कौन सर्विसेज यहाँ पे ऑफर करता है? डेवलपिंग न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम्स। जब भी कोई देश में ग्रीन बिल्डिंग बनती है तो उसकी रेटिंग होती है कि वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है। तो रेटिंग देने वाले कौन है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये वो काउंसिल है जो कि इस तरह के काम करती है, ग्रीन बिल्डिंग के रेटिंग प्रोग्राम को डिजाइन करती है, डेवलप करती है, सर्टिफिकेशन सर्विसेज बनाते हैं और ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करता है। कौन? IGBC। अब आ जाओ नेक्स्ट, ग्रीन जॉब इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, SWM। सॉलिड वेस्ट में यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है एनी डिस्कार्डेड सॉलिड फ्रैक्शन जेनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक यूनिट मतलब घर से, ट्रेड सेंटर मतलब ऑफिस से, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मतलब जो जहां पर कॉमर्स हो रहा है, जहां पर बिजनेस हो रहा है, इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर मतलब कृषि खेती, इंस्टीट्यूशंस मतलब एजुकेशनल नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सर्विसेज मतलब बाहर की सर्विसेज हैं जो पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, एंड माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग जमीन के अंदर खोद रहे हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर व्हाट? सॉलिड वेस्ट डेफिनेशन। तो सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाइड सॉलिड वेस्ट इन 14 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी? 14 कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी? डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, ऐसी 14 कैटेगरीज है। सारी 14 कैटेगरीज अभी याद करो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा यहाँ पे बता रखा है वर्क। अब आ जाओ ग्रीन जॉब्स इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ग्रीन जॉब्स इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में क्या लिखा है? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सूटेड टू लोकल नीड्स। ठीक है, एग्जाम्पल है बाइक पावर्ड और हैंड पावर्ड वाटर पंप्स। पानी के जो पंप है अगर वो बाइक पावर्ड हो, हैंड पावर्ड हो, तो वो एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी का। सोलर लैम्प स्ट्रीट लाइट में एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी का। क्लियर हो गया? और यहाँ पर ये चीज भी लिखी हुई है कि ग्रीन जॉब्स इन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड
बायोगैस प्रोडक्शन, वाटर ट्रीटमेंट का फिल्ट्रेशन, फार्म का मैकेनाइजेशन, रेन वाटर बारिश के पानी का हार्वेस्टिंग, सैनिटेशन साफ सफाई, लाइटिंग, फूड प्रोडक्शन एंड रेफ्रिजरेशन। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो सेशन 2, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन जॉब्स, लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। थोड़ा सा पीछे की तरफ है चैप्टर के, लेकिन छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ना है सब कुछ। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल। अगर ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल आया तो आंसर क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ओजोन O3 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये एमिट होती हैं जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, व्हीकल्स की मदद से, रेफ्रिजरेंट्स की मदद से और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं। इन गैसेस से क्या होता है, ये हीट ट्रैप करती हैं अर्थ में और अर्थ से बाहर निकलने के लिए ये इजाजत नहीं देती। ये वाली गैसेस कौन सी गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि CNG की मदद से हम इस ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन। वेस्ट एंड पॉल्यूशन को आप कैसे मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे 3-4 पॉइंट दिए हुए, वो आप पढ़ लो। फर्स्ट पॉइंट है स्क्रैप मटेरियल को रीयूज करो। स्क्रैप मतलब जो आप डिस्पोज कर रहे हो, फेंक रहे हो। ठीक है, तो रीयूज करो स्क्रैप मटेरियल को। एंश्योर करो क्वालिटी कंट्रोल। तीसरा वेस्ट एक्सचेंज करो। चौथा मैनेजिंग ई वेस्ट। ई वेस्ट को मैनेज करो। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल। आप इको फ्रेंडली मटेरियल जैसे बनाना लीफ एंड पेपर प्लेट्स इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल दिया है CBSE बुक में। प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। प्रोटेक्टिंग मतलब बचाव करना और रिस्टोर मतलब उसको फिर से हरा भरा करना। Now, what is ecosystem? What is the definition of ecosystem? Ecosystem is the community of living and non-living beings existing together. इकोसिस्टम क्या होता है? कम्युनिटी है लिविंग बींग्स की एंड नॉन लिविंग बींग्स की, जो साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड इंटरैक्टिंग विद एंड सपोर्टिंग ईच अदर। और ऐसे नॉन लिविंग एंड लिविंग बींग्स जो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इट इज अ परफेक्ट बैलेंस वेयर एवरी स्पीशीज कैन सर्वाइव। नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एक्सेस फेलिंग ऑफ ट्रीज, फेलिंग मतलब ट्रीज को काट देना, कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। एब्सोल्युटली यस, अगर आप पेड़ों को काटोगे तो इकोसिस्टम तो डैमेज होगा ही होगा। Causing climate change and natural disasters, making it difficult for living beings to survive. It's quite obvious. It's quite obvious. Now, forest and vegetation help stabilize slopes. Slope मतलब जो पहाड़ी इलाके में धंसती है ना जो जमीन, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन क्या करता है? उसको हेल्प करता है कि लैंडस्लाइड ना हो, स्लोप्स पे ढंग से स्टेबलाइज हो जाए, और वेटलैंड्स जो होते हैं वो फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव टू अवॉइड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को नहीं काटना है। लास्ट पैराग्राफ देखो, बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ, अडेप्टिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट NAPCC। व्हाट इज NAPCC? इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म याद करके जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार, भारत सरकार ने लॉन्च किया NAPCC जून 2008 में। अभी क्या चल रहा है? 2024, लेकिन हम बात करें जून 2008 की। टू डील विद क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज से डील करें। NAPCC में 8 मिशंस हैं। कितने मिशंस हैं? 8। कितने? 8। कौन कौन से? एनर्जी एफिशिएंसी, हैबिटेट, वाटर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम्स, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8 मिशन आपको याद रखने हैं NAPCC के विदाउट फेल। एड्रेस इश्यूज रिलेटिंग टू मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड अडेप्टेशन टू द एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, हैबिटेट, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। अब जो बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस हैं, चेक योर प्रोग्रेस वाले, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये सारे सॉल्व करो मेरे इस लेक्चर के बाद। और फिर भी अगर डाउट आए तो मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। तो ग्रीन स्किल्स चैप्टर नंबर 5 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आप स्किप नहीं करेंगे, उसको आप अवॉइड नहीं करेंगे, आप बल्कि इस लेक्चर को 2 बार देख लो और बुक को 3 बार पढ़ लो। ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम आने में, आप समय पे पढ़ना शुरू कर दीजिए एंड यू विल गेट अमेजिंग मार्क्स दिस टाइम इन बोर्ड्स 2025। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्किल वेदा। और अगर इस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए और आपको समझ में आया तो प्लीज मुझे जरूर बताना, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, बिकॉज योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी।